आज के विश्व में तालिबान को हम केवल एक ही नज़रिए से देखते हैं कि वो महिलाओं के मानवाधिकारों पर प्रहार करता है, उनकी शिक्षा पर पाबंदी लगाता है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, तब उन्होंने पेशावर में इसके समर्थन में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। महात्मा गांधी, आप किन भेड़ियों के साथ हमें छोड़ रहे हैं? हम इन भेड़ियों के साथ नहीं रहना चाहते। आप अपने इतिहास को जानें। जब युद्ध हुआ अफगान से तो 16,000 ब्रिटिश सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभा। अब जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी के भारत दौरे के दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए जाने की घोषणा हो चुकी है, तो भारत फिर से अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं को शुरू करने की तैयारी में है। इससे पाकिस्तान को बहुत ही जबरदस्त झटका लगा है। इसी बीच बात डूरंड लाइन की करें तो डूरंड लाइन धमाकों से दहल उठी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक तरह से जंग की शुरुआत हो गई है। इतिहास में खैबर पर काफी बोझ डाला है। इतिहास ने वहां के उदास पत्थरों पर अपने निशान छोड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा की धूल में फारसी सोना, अफगानी चांदी और ब्रिटेन का इस्पात सब मिला हुआ है। इन सब ने मिलकर खैबर को अपने खून से सींचा है। अफगानिस्तान के पख्तूनों ने तालिबान और अलकायदा को स्वीकार किया, लेकिन आज़ादी के लिए महात्मा गांधी की पूजा भी की और अहिंसा को भी अपनाया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव के कारण आखिर क्या है? क्या दोनों के बीच घमासान होगा? आज हम अपने पॉडकास्ट में इसी पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश चोपड़ा मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि पख्तूनों ने महात्मा गांधी का अनुसरण किया था, तो कब ये अनुसरण किया गया, किस तरीके से महात्मा गांधी को फॉलो किया गया और कैसे अहिंसा को अपनाया? आज के विश्व में तालिबान को हम केवल एक ही नज़रिए से देखते हैं कि वो महिलाओं के मानवाधिकारों पर प्रहार करता है, उनकी शिक्षा पर पाबंदी लगाता है, या तालिबान और अलकायदा जैसे जो आतंकवादी संगठन है जिन्होंने बहुत सारे बड़ी वारदातें पूरी दुनिया में की हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, तब स्वयं शासन की मांग जो सबसे पहले की वो अब्दुल गफ़ार खान, जो एक पख्तून नेता थे, और उन्होंने 1930 के करीब एक संगठन बनाया, खुदाई खिदमतगार। उनकी पहचान ये थी, वो लाल कुर्ता ही पहनते थे। अच्छा। उन्हें कहते थे लाल कुर्ती वाले खुदाई खिदमतगार। उन्होंने स्वयं शासन के लिए, यानी कि आज़ादी के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति के लिए उन्होंने इसे संगठन बनाया। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था महात्मा गांधी का, उनका अनुसरण किया और अहिंसा को अपनाया। और खुदाई खिदमतगार के नेतृत्व में जब नमक सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, तब उन्होंने पेशावर में इसके समर्थन में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने गोली चलाने का आदेश भी दिया, और लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, सीज़ फायर करो, कोई गोली नहीं चलेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब भारत का विभाजन हुआ, जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, तब सीमांत गांधी जिन्हें हम कहते हैं, अब्दुल गफ़ार खान, उन्होंने यही कहा था कि महात्मा गांधी, आप किन भेड़ियों के साथ हमें छोड़ रहे हैं? हम इन भेड़ियों के साथ नहीं रहना चाहते। दरअसल जो खैबर पख्तूनख्वा या पश्तून थे, वो भारत के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि पख्तून का इलाका जो है वो भारत के साथ जुड़ चुके, क्योंकि उससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा की जो डूरंड रेखा
बनाई गई थी उसमें बहुत दूरियां थी भारत और उसमें, तो ऐसा संभव नहीं हो पाया। जी, इसी के साथ हम डूरंड रेखा की बात कर रहे हैं, तो डूरंड लाइन पर जो हम विवाद देख रहे हैं, बवाल मचा हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या समझ रहे हैं सर आपकी, कि ये जो पंगा चल रहा है डूरंड लाइन का क्यों चल रहा है? देखिए, मैं आज की नई पीढ़ी को ये बार बार ये कहता हूँ कि आप अपने इतिहास को जानें। अगर इतिहास को नहीं जानेंगे तो खुद को आप पहचान नहीं पाएंगे। बिल्कुल। ये डूरंड लाइन का जो विवाद है वो कोई आज का नहीं है, वो आज़ादी से पहले का है। जब अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की 1843 और उसके बाद का जो पीरियड है, तो उन्होंने महसूस किया कि हम सैन्य शासन के, सैन्य ताकत के बल पर हम अफ़गानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। अब बात हुई कि अफ़गानिस्तान को नियंत्रण में कैसे लिया जाए, कैसे उस पर प्रशासन और शासन चलाया जाए। जब युद्ध हुआ अफ़गान से तो 16,000 ब्रिटिश सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसका उल्लेख इतिहास में बहुत सारा विस्तृत है। तब धीरे धीरे जाकर के एक समझौता हुआ कि जो ब्रिटिश है वो अफ़गानिस्तान में रहेंगे या उनका कुछ शासन में हस्तक्षेप बढ़ेगा जैसे जैसे होते गए। तब उन्होंने 1893 में एक डूरंड लाइन खींच दी जो पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को अलग करती थी। अब उस डूरंड लाइन के बाद हुआ क्या, जो खैबर पख्तूनवा यानी कि पश्तून, और जिसे हम पठान भी कह सकते हैं, पख्तून भी कह सकते हैं, पश्तून भी कहते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो आधा जो पख्तूनों का इलाका था वो पाकिस्तान में आ गया और आधा जो पख्तूनख्वा थे वो अफ़गानिस्तान में रह गया। यानी कि आधी आबादी बट गई पाकिस्तान की तरफ, आधी आबादी बट गई अफ़गानिस्तान की तरफ। अब खैबर पख्तूनवा को ये डूरंड लाइन या अफ़गानिस्तान को ये डूरंड लाइन स्वीकार्य नहीं थी। 1949 में जब अफ़गानिस्तान ने डूरंड लाइन पर हमला किया तब पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन पर बम बरसाए। अब ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटेन की सत्ता ने उस वक्त क्या किया कि अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर हम इसे अपनी स्टेट के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे या नहीं बनाएंगे तो सोवियत संघ जो है वो उसमें हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि सोवियत संघ बहुत करीब था उसके बॉर्डर के करीब। खैबर पख्तूनवा का इलाका जब आधा, पहले पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, अब ये चौथा बड़ा पाकिस्तान का एक हिस्सा है खैबर पख्तूनवा, एक स्टेट है। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान ने हमेशा ही मतलब आतंकवादी संगठनों को पनपाने की कोशिश की। अब भी जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ उसमें लश्कर के कैंप जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हटा करके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लगा दिए गए, वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब वहाँ भी जब पहले सोवियत संघ की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में जब थी तो पाकिस्तान ने कुछ ऐसी ताकतें पनप रही थी ताकि सोवियत संघ की फ़ौजों को बाहर निकाला जा सके। और 90 में जब सोवियत संघ की फ़ौजें वहाँ से खदेड़ दी गई या वापस चली गई, उसके बाद एंट्री होती है अफ़गानिस्तान में 1990 के 9/11 हमले के बाद अमेरिकी फ़ौजों की। अब पाकिस्तान ने यहीं आकर के डबल चाल चली। उसने खैबर पख्तूनवा के इलाके में तहरीक तालिबान जो बाद में बना है, पहले तालिबान की जो लोग थे उनको वहाँ से उनको शरत दी। उन तहरीक तालिबान तो बाद में बना उन्हें, और उन्हें पाकिस्तान इसलिए भी ये कर रहा था कि पख्तून इलाके में उनका जो पाकिस्तान के विरोधी सुर उठ रहे हैं उनको शांत किया जा सके। और वो ये भी चाहता था कि एक ना एक दिन अमेरिकी फ़ौजें जाएंगी, तब अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की एक कठपुतली सरकार जो है वो अफ़गानिस्तान में बनेगी। पहले उसने तालिबान को हथियार दिए, तालिबान को ट्रेनिंग दी, तालिबान को शरण दी। आज
वही टीटीपी जो तहरीक तालिबान कहलाती है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरा संगठन भी वहाँ पनपा जिसका जो स्वतंत्र खैबर पख्तूनख्वा की मांग कर रहा था, उसका स्टैंड ये था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के नाम पर पख्तून युवकों को चुन चुन कर मारा है और उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया है। तो खैबर पख्तूनख्वा का आक्रोश जो है वो कोई आज का नहीं है, पुराना 1947 और 47 से पहले का है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि वहाँ देवबंदी दारुल उलूम के मदरसे खुलवाए ताकि इस्लामिक आइडेंटिटी जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली हो सके और पख्तूनख्वा का जो पहचान है वो धीरे धीरे उसमें होके। लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान पख्तूनख्वा के लोगों को या पश्तूनों की अलग पहचान के मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। इसलिए आज खैबर पख्तूनख्वा दहल उठा और इसका आक्रोश जो है, इसके भयंकर परिणाम पाकिस्तान को एक ना एक दिन भुगतने होंगे। अब सवाल यह है कि जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के सीमा के अंदर घुस करके पख्तूनों पर बम बरसाए तो स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया होगी। बिल्कुल। आमिर खान मुताकी जो विदेश मंत्री है तालिबान के, वो भारत आए। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि हालांकि बातचीत के विकल्प जारी है, लेकिन किसी भी बाहरी देश का हमला पख्तून जो है वो कभी सहन नहीं करते, या अफ़गानिस्तान कभी विदेशी हमले को सहन नहीं करेगा। जी, वहीं अफ़गानिस्तान को लेकर एक शब्द जो है वो उसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है, कब्रगाह, कि अफ़गानिस्तान साम्राज्यों का कब्रगाह है। तो इस शब्द का क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इससे क्या कहा, मतलब कि इसका जो विश्लेषण है मैं चाहूंगी कि आप वो करें। जी, साम्राज्यों का कब्रगाह है अफ़गानिस्तान। ये शब्द इस्तेमाल इसलिए किए जाते हैं कि अफ़गानिस्तान की धरती पर देखिए, ये पुराना सिल्क रूट था जहाँ से तुर्क भी आए, आक्रांता भी आए, जिन्होंने भारत तक आकर के हमले किए। एशियाई कॉन्टिनेंट में वो लोग जो बाहर के विदेशी ताकतें वो घुसी भी, लेकिन आज तक कोई भी अफ़गानिस्तान की ऐसी भौगोलिक संरचना है कि वहाँ कोई भी विदेशी ताकत अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकी। जहाँ तक ब्रिटिश का सवाल है, ब्रिटेन तो पहले ही समझ चुका था कि वो सैन्य बल के अफ़गानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकता। उसके बाद सोवियत संघ की फौजें आई, वो काफ़ी अरसे तक रही, लेकिन वो भी उनको भी अपने हथियार छोड़ के भागना पड़ा। 9/11 हमले के बाद अमेरिका की जो दुनिया की वैश्विक ताकत है अमेरिका, वो 20 साल तक तोरा बोरा की पहाड़ियों में खाक छानती रही, लेकिन अंततः उन्हें भी हथियार छोड़कर अपने देश वापस जाना पड़ा। अब देख लीजिए, सोवियत संघ एक बड़ी ताकत थी, अमेरिका वैश्विक ताकत थी, ब्रिटेन अपने ज़माने में बहुत बड़ी ताकत थी। तो बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह है अफ़गानिस्तान। तो सर ऐसा हुआ क्या कि उनको वापस जाना पड़ा, कि क्यों वो नहीं हथिया पाए? देखिए, एक तो उसकी जो भौगोलिक संरचना है वो बहुत जटिल है। ना तो ब्रिटेन के फौज सैनिकों को, ना ही सोवियत संघ के सैनिकों को ऐसी परिस्थितियों में लड़ने की ना तो उन्हें ट्रेनिंग थी और ना ही उनकी भौगोलिकता के बारे में उन्हें कोई जानकारी थी। अब 20 साल रहने के बाद भी तोरा बोरा की पहाड़ियों या पूरे अफ़गानिस्तान में, जिसे आप कहते हैं कि सबसे आधुनिकतम हथियारों के साथ अमेरिका वहाँ एंटर कर रहा था, वो तोरा बोरा की पहाड़ियों से लेकर के दूसरे इलाकों तक में लदेन को नहीं खोज पाया, जबकि लदेन पाकिस्तान में मिला। वो भी तब मिला जब पूरी तरह से अमेरिका की फ़ौजें बिल्कुल पूरी तरह से हताश हो चुकी थी और अमेरिका के भीतर ये सवाल उठ रहा था लोगों का कि क्यों इतना धन बर्बाद कर रहे हो, क्यों इतना अफ़गानिस्तान में कर रहे हो। तब जा कर के ये बाद का घटनाक्रम है, लेकिन अमेरिका की फ़ौजें वहाँ भी कामयाब नहीं हुई। जी सर, इसी के साथ क्या आपको ऐसा लगता है कि आमिर खान मुक्ताकी की भारत यात्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मौजूदा तनाव चल रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत यात्रा इसके पीछे का कारण बनी है? बिल्कुल। आप अगर हम टाइमिंग के सवाल को देखते हैं कि इधर तालिबान के विदेश मंत्री जो हैं आमिर खान मुताकी, और वो भी संयुक्त राष्ट्र के अनुमति के बाद भारत आए, और
इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध आज से नहीं हैं, बहुत प्राचीन हैं। कभी सम्राट अशोक वहाँ शासन था उनका, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में हरि सिंह नलवा ने पेशावर में अपना शासन जो है वो स्थापित कर लिया था। तो हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध तो बहुत पुराने रहे हैं जी। लेकिन सवाल ये है कि जब भारत ने अभी तक तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद हमारी मानवीय आधार पर हमारे संपर्क जो है अफगानिस्तान से बने हुए हैं। जब अफगानिस्तान का विध्वंस हो चुका था तो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत ने बहुत सहायता की। आप देख लीजिए कि हमारे वहाँ सड़कें और पुल, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि संसद तक का निर्माण जो है वो भारत ने वहाँ करके दिया है। चाहे वो कोरोना काल हो या अमेरिकी फ़ौजों के जाने के बाद जो खाद्यान्न संकट पैदा हुआ, उसमें भी भारत ने अफ़गानिस्तान की दिल खोल कर मदद की है। हमने वहाँ खाद्यान्न दिए, हमने वहाँ दवाइयाँ दी, हमने वहाँ हॉस्पिटल के मतलब पूरा एक इक्विपमेंट हमने वहाँ उसे प्रदान किया है। वो केवल मानवीय आधार पर थी। तो निश्चित रूप से तालिबान आज की तारीख में चाहेगा कि भारत से उसके संबंध है और भारत से उससे संबंध राजनीतिक बहाल हो चुके हैं। भले ही इसे आप ये कह लें कि भले ही हम तालिबान को मान्यता दे या ना दे, तो ये पाकिस्तान के लिए झटका था कि आमिर खान मुताकी भारत आए और दोनों के बीच चाहे वो खनन हो, चाहे वो एम्बेसी खोलने का मामला हो, चाहे राजनयिकों का आना जाना हो, क्योंकि आमिर खान मुताकी ने ये भी कह दिया कि वो भी शीघ्र उनके जो राजनयिक एम्बेसडर है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो जब डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने डेवलप हो चुके हैं और भारत फिर से जो है वो भारत ने इतना निवेश किया हुआ है कि भारत के लिए ये फ़ायदेमंद है कि भारत वहाँ विकास परियोजनाएं फिर से दोबारा शुरू करे, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भारत की अनुपस्थिति चाहता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत यहाँ काम करे, भारत के लोग वहाँ आएँ, भारत की परियोजनाएं वहाँ चले। इसलिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने तुरंत एक बयान दिया अभी कुछ दिन पहले कि अफ़गानिस्तान पहले भी भारत के साथ था, अब भी भारत के साथ है और आगे भी रहेगा। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक पराजय है पाकिस्तान के लिए। तो आमिर खान मुताकी के भारत दौरे के साथ जो तनाव का आपने बात की है, इसे बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये सब कुछ दिन पहले भी हो सकता था, कुछ दिन बाद में भी हो सकता था। तो जो पाकिस्तान की मतलब वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि आप टाइमिंग देखिए। और लेकिन इससे क्या हुआ, इससे खैबर पख्तूनवा के इलाके में आक्रोश की जो बहुत बड़ी लहर है वो अब भी काम है। और जहाँ तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग का सवाल है, एक तरह से इसे शुरुआत माना जा सकता है और हो सकता है कि भविष्य में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग जो है वो शुरू हो जाए। जी सर, वहीं खैबर पख्तूनख्वा की हालिया स्थिति जो है वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग होता, पाकिस्तान से जुदा होता, तो उसकी स्थिति कैसी होती? देखिए, खैबर पख्तूनवा ही नहीं, सिंध, बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर जिसे हम PO के कहते हैं, इन सभी में आज़ादी की मांग उठ रही है। और ख़ास तौर पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जब वहाँ का जो आवाम है, जब भारत प्रशासित कश्मीर, जम्मू कश्मीर में प्रगति देखता है, वहाँ के लोकतंत्र में आवाम की आस्था देखता है, जब वहाँ जो बाजार गुलजार हो उठे हैं, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, गतिविधियां बहुत चल रही हैं, सियासी गतिविधियां भी चल रही हैं, तो उन्हें देख करके उसे लगता है कि काश वो भारत के साथ होते तो बहुत अच्छा होता। अगर ये स्थितियां इन भविष्य में होती हैं तो पाकिस्तान तो केवल उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश से भी छोटा एक देश रह जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन इस पॉडकास्ट में मेरा एक आखिरी सवाल जो है वो आपसे रह गया है। सवाल ये है कि क्या कंधार विमान अपहरण कांड और बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां गिराने वाले और महिलाओं के मानवाधिकार का बहिष्कार कहीं ना कहीं करने वाले तालिबान से भारत के जो आज संबंध हैं, क्या वो उचित हैं या अनुचित हैं? देखिए, उचित अनुचित का सवाल यहाँ तक आता है, ये बहुत अपने आप में एक जटिल प्रश्न है।
विश्व में समीकरण बदलते और बिगड़ते रहते हैं। यहाँ तक आपने कंधार विमान अपहरण कांड की बात की है। ये ठीक है कि विमान अपहरण कांड की स्मृतियाँ आज भी भारत की आंखों में हैं, भारत के दिमाग में है। रुपिन कत्याल और रचना कत्याल की अगर बात करें तो रचना कत्याल के हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ था कि उसे विमान अपहरण कांड में एक यात्री के रूप में वो थे, वो हनीमून मना के नेपाल से लौट रहे थे। उसे पता भी नहीं लगा कि कब टेररिस्टों ने उसके हस्बैंड रुपिन कत्याल को मार दिया। और उसे पता तो जब विमान यात्री रिहा होकर के वापस दिल्ली आए हैं उसके बाद जाकर के उसको बताया गया कि तुम्हारा सुहाग छिन चुका है। लेकिन हमें इस परिप्रेक्ष्य में ये देखना होगा कि कंधार विमान अपहरण कांड जो था वो वास्तव में पाकिस्तान के लश्कर की एक साजिश थी, जिसमें एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया और अजहर मसूद की रिहाई के साथ साथ अपहरणकर्ताओं ने मुश्ताक जरगर नाम के आतंकवादी को भी रिहा करने की मांग की थी। हालांकि 3 आतंकवादी यात्रियों की रिहाई के बदले में छोड़े गए, लेकिन ये अफगानिस्तान के या तालिबान के लोगों की साजिश नहीं थी। अगर लाहौर में जब विमान को उतारने की बात की गई तो पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। उसका कारण ये था कि अगर पाकिस्तान के लाहौर में वो विमान लैंड करता है तो बिल्कुल पूरी दुनिया में स्पष्ट हो जाएगा कि इसका जो साजिश है वो पाकिस्तान है। इसलिए बड़ी चतुराई से केवल ये कहा गया कि आप लाहौर में लैंड कीजिए, हम आपको ऑयल देंगे, विमान को देंगे, लेकिन हम यहाँ आपको रुकने नहीं देंगे। वो भी एक पूरी तरह से षड्यंत्र था। मुश्ताक अहमद जरगर जो था वो कश्मीर में था। उसको इसलिए उसका नाम जोड़ा गया उसकी रिहाई के लिए ताकि लोगों को ये लगे कि ये तो कश्मीर, जो भारत में कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, इसके ही अपने आतंकवादियों की साजिश है और पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं आए। ये दीगर बात है कि वो कंधार में उतरा और तब तालिबान के रास्ते से ही माध्यम से बातचीत हुई थी। ये भी दुखद रहा भारत के लिए कि हमें अपने यात्रियों की रिहाई के लिए दुर्दांत आतंकवादी छोड़ने पड़े। यहाँ तक महिलाओं की शिक्षा का सवाल है। देखिए, जो भी सत्ताएं धर्म के आधार पर चलती हैं उनके अपने नियम और कायदे हैं। देखना ये होता है कि वहाँ का आवाम जो है वो हुक्मरानों से संतुष्ट है या नहीं। भारत इसमें भारत के पास कुछ ज़्यादा करने की संभावना नहीं है। इसलिए, लेकिन जहाँ तक भारत और तालिबान के रिश्तों का सवाल है, अगर दिल मिले हैं तो हो सकता है भविष्य में धीरे धीरे वहाँ का माहौल और खुले। कम से कम आज की तारीख में ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका है और भारत के लिए ये स्थितियाँ जो है वो पूरी तरह से फायदेमंद है। तो सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश चोपड़ा। ऐसे ही मुद्दों पर पॉडकास्ट देखने के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी दिल्ली के साथ और ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।